हेलो बच्चों, पॉडकास्ट की सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पॉडकास्ट है वो हमारे पास वंशागति यानी जेनेटिक्स वाले चैप्टर का है। तो आराम से अपने ईयरफोन्स को, ईयरपॉड्स को या हम ईयर प्लग्स को आप अपने कान में डाल दीजिए और मेरी बातें ध्यान से सुनिए। अब बच्चों, सबसे पहले वंशागति की बात करें तो इसमें हम वेंडल की वंशागति की बात करते हैं। तो वंशागति का अर्थ क्या है, हेरिडिटरी या जेनेटिक्स का मतलब ही क्या है? तो जेनेटिक्स जो है या आनुवांशिकी जो है, जेनेटिक्स का तात्पर्य होता है वंशागति और विविधता का अध्ययन। वंशागति का मतलब है जब लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो उसको वंशागति कहते हैं। और जब लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो जो विविधता या जो परिवर्तन उनमें देखा जाता है उसको हम विविधता या वेरिएशंस कहते हैं। अब लक्षण जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वो जीन्स के रूप में होते हैं, और जो विविधता या परिवर्तन आता है वो जीन विनिमय के कारण आता है या उत्परिवर्तन के कारण भी आ सकता है। अब सबसे पहले हम मेंडल की वंशागति की बात करते हैं। तो मेंडल की वंशागति में आपको पहली चीज ध्यान में रखनी है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस वर्ष में किए। तो 1856 से 1863 के मध्य, एनसीईआरटी की लाइन है, 1856 से 1863 के मध्य उन्होंने अपने प्रयोग किए। उन्होंने उद्यान मटर यानी पाइसम सटाइवम पे अपने प्रयोग किए, जिसका गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 14 है। पाइसम सटाइवम या उद्यान मटर पे प्रयोग करने के कारण ये थे कि वो आसानी से संवर्धित किया जा सकता था, वर्ष भर सीजनल नहीं था, पूरे वर्ष भर उसकी वृद्धि हो सकती थी। उसमें 7 विप्यारसी लक्षण पाए जाते थे और उसमें स्वपरागन और परपरागन दोनों के लक्षण पाए जाते थे। तो 7 लक्षणों का जो अध्ययन है वो मेंडल ने उद्यान मटर में किया था। लेकिन उसमें प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज अगर पूछ ली जाए, शुद्ध ब्रीडिंग वेराइटीज पूछ ली जाए तो 14 थी, क्योंकि 7 लक्षण हैं, हर लक्षण के दो दो रूप हैं और दोनों के शुद्ध अवस्थाएं की हम बात करें तो 14 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज पर प्रयोग किए। अब जब हम मेंडल की वंशागति की बात करते हैं बच्चों, तो मेंडल ने जीन को कारक कहा था, क्योंकि जीन शब्द तो जोहानसन ने बाद में दिया था, मेंडल ने जीन को कारक कहा था। यह कारक या जीन हमेशा जोड़े में पाई जाती हैं और यही कारक का जो जोड़ा है, जो जीन का जोड़ा है, वही लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक जीन की वंशागति आती है। एक जीन की वंशागति का मतलब है कि मेंडल ने एक जीन एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी कैसे स्थानांतरण दर्शाती है, उसके लिए मेंडल ने एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जो लक्षण लिया था वो तने की लंबाई ली थी, यानी स्टेम हाइट ली थी। उसमें बाद में मेंडल ने शुद्ध लंबे पादपों को जनक के रूप में लिया और दूसरे जनक शुद्ध बोने पादप लिए। तो शुद्ध लंबे पादपों का संकर शुद्ध बोने पादप से कराने पर F1 पीढ़ी में सभी लंबे पादप प्राप्त हुए, और इस F1 पीढ़ी में सभी लंबे पादप प्राप्त हुए वो संकरित थे यानी विषम युग्मजी थे। और उनका जब संकर कराया, स्वपरागन कराया F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, तो F2 पीढ़ी में दिखने में लक्षण प्रारूप में 3:1 का अनुपात आया, जिसमें 3 लंबे और 1 बोना था। और जब हम जीनी प्रारूप की बात करते हैं संकरित और शुद्ध अवस्था की, तो जीनी प्रारूप अनुपात F2 पीढ़ी का 1:2:1 आया। तो मेंडल के एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात जो दिख रहा है वो 3:1 था, 3 लंबे 1 बोने, और जो जीनी प्रारूप अनुपात था वो 1:2:1, एक शुद्ध लंबे, 2 संकरित लंबे और एक शुद्ध बोने थे। सबसे पहला नियम जो मेंडल ने संकर के आधार पर दिया वो प्रभाविता का नियम है, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। प्रभाविता के नियम के 3 बिंदु हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पहला यह है कि लक्षणों को नियंत्रित करने में कारक काम करते हैं, जिनको हम जीन्स कहते हैं। ये कारक हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इन कारक के जो ये विप्यार्थी रूप है इनको हम युग्म विकल्पी कहते हैं। और मेंडल के अनुसार जब विषम युग्मजी अवस्था है, संकरित अवस्था में जो लक्षण अपने आप को प्रकट करता है उसे प्रभावी कहते हैं। मतलब F1 पीढ़ी में संकरित अवस्था में लंबे पादप आए, तो F1 पीढ़ी में लंबा जो है वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, वो प्रभावी है। वो एक ऐसा जनक लक्षण है जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त कर रहा है, इसलिए प्रभावी है। और वो संकरित अवस्था में भी अभिव्यक्त हो रहा है, इसलिए प्रभावी है। तो एक प्रभावी लक्षण जो होता है वो अपने आप को शुद्ध और संकरित दोनों अवस्थाओं में अभिव्यक्त करता है, जबकि एक अप्रभावी लक्षण जो होता है, जो बेचारा है, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, एक अप्रभावी लक्षण या अप्रभावी युग्म विकल्पी हमेशा अपने आप को शुद्ध अवस्था में ही अभिव्यक्त करती है। तो यह प्रभाविता का नियम था। फिर एनसीईआरटी कहती है प्रभाविता का तात्पर्य क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस ये है। तो एक प्रभावी लक्षण अभिव्यक्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है? तो प्रभावी युग्म विकल्पी है वो एक अरूपांतरित युग्म विकल्पी है। अरूपांतरित युग्म विकल्पी का मतलब है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और वो युग्म विकल्पी एक क्रियाशील एंजाइम या प्रोटीन का निर्माण करती है। तो एक प्रभावी युग्म विकल्पी एक अरूपांतरित युग्म विकल्पी है जो एक क्रियाशील एंजाइम या प्रोटीन का निर्माण करता है, जो लक्षणों को अभिव्यक्त करता है।
जबकि जो अप्रभावी युग्म विकल्पी है वो एक रूपांतरित युग्म विकल्पी है या उत्परिवर्तित युग्म विकल्पी है जो क्रियाशील एंजाइम नहीं बना पाती या कम मात्रा में क्रियाशील एंजाइम बनाती है, इसलिए पादप बोना रह जाता है। तो यह प्रभाविता का एक्सप्लेनेशन है। लेकिन प्रभाविता के विरुद्ध दो मुख्य अपवाद है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। प्रभाविता के विरुद्ध पहला अपवाद जो होता है वो है अपूर्ण प्रभाविता, और दूसरा अपवाद जो है वो सहप्रभाविता है। अपूर्ण प्रभाविता जो होती है वो मिराबिलिस जलापा में देखी जाती है, 4 o'clock पादप में, और एंथरियम मेजस यानी स्नैपड्रैगन पुष्प में देखी जाती है। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, जब शुद्ध लाल पुष्प को शुद्ध सफेद पुष्प से संकरित किया जाता है तो F1 पीढ़ी में न तो लाल आता है लक्षण, न सफेद आता है। F1 में सभी पादप गुलाबी आते हैं। तो कोई जनक लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होता है, और क्योंकि कोई जनक लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होता है, यह अपूर्ण प्रभाविता है। इस F1 पीढ़ी का जब आप स्वपरागन करते हो तो F2 पीढ़ी में लक्षण प्ररूप और जीनी प्ररूप अनुपात दोनों सेम आते हैं, 1:2:1। एक लाल है, 2 गुलाबी है और एक सफेद है। लक्षण प्ररूप और जीनी प्ररूप अनुपात दोनों 1:2:1 आते हैं अपूर्ण प्रभाविता में। फिर आता है बच्चों सहप्रभाविता। सहप्रभाविता समझने से पहले आपको रुधिर समूह, मानव में एबीओ रुधिर समूह की बात पता होनी चाहिए। मानव में जो एबीओ रुधिर समूह है उसमें जो रुधिर समूह प्रतिजन है वो रासायनिक रूप से शर्करा होती है, और यह शर्करा आरबीसी की सतह पर पाई जाती है। इस एबीओ रुधिर समूह को आनुवांशिकी रूप से देखा जाए तो इसको एक आई जीन नियंत्रित करती है। एबीओ रुधिर समूह एक लक्षण है और इस लक्षण को एक आई जीन नियंत्रित करती है, और इस आई जीन की विशिष्टता यह है कि इस आई जीन के 3 युग्म विकल्पी हैं। सामान्यतः एक जीन के 2 ही युग्म विकल्पी होते हैं, लेकिन आई जीन जो है उसके 3 युग्म विकल्पी हैं, इसलिए यह बहुविकल्पिता का उदाहरण है। बहुविकल्पिता या मल्टीप्लालिज्म का मतलब है जिसमें एक जीन के 2 से ज्यादा युग्म विकल्पी होते हो। तो इस आई जीन के 3 युग्म विकल्पी हैं, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। आई ए एक अलग प्रकार की शर्करा बनाती है, आई बी एक अलग प्रकार की शर्करा बनाती है, स्मॉल आई जो है वो शर्करा नहीं बनाती है। तो आई ए और आई बी प्रभावी युग्म विकल्पी हो गए और स्मॉल आई जो है वो अप्रभावी युग्म विकल्पी हो गए। जब हम एबीओ रुधिर समूह की बात करते हैं तो इसमें 4 लक्षण प्ररूप होते हैं, ए रुधिर समूह, बी रुधिर समूह, ए बी रुधिर समूह और ओ ब्लड ग्रुप। तो 4 लक्षण प्ररूप हैं, लेकिन जीनी प्ररूप 6 हैं, क्योंकि ए प्रभावी है तो वो शुद्ध और संकरित दोनों अवस्था में अभिव्यक्त होगा। बी ब्लड ग्रुप भी प्रभावी है, शुद्ध संकरित दोनों अवस्था में अभिव्यक्त होगा। ए बी ब्लड ग्रुप में आई ए आई बी जीनी प्ररूप है, ए और बी दोनों प्रभावी युग्म विकल्पी एक साथ अभिव्यक्त हो रही है। दोनों जनक लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होते हैं। यह सहप्रभाविता का उदाहरण है। फिर प्रभाविता के बाद मेंडल का जो नया नियम आता है, दूसरा नियम आता है, उसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। पृथक्करण या सेग्रीगेशन का नियम कहता है कि जब युग्मक निर्माण होता है, युग्मक निर्माण के दौरान कभी भी युग्म विकल्पी आपस में मिश्रित नहीं होते और कभी भी युग्म विकल्पियों का मिश्रण नहीं देखा जाता, इसलिए युग्मक लक्षणों के लिए हमेशा शुद्ध रहते हैं। इसलिए पृथक्करण के नियम को युग्मक शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और यह नियम सार्वत्रिक रूप से मान्य होता है। इस नियम के विरुद्ध कोई अपवाद नहीं देखा जाता। फिर मेंडल में एक जीन की वंशागति के बाद 2 जीनी वंशागति आती है, 2 जीन्स की वंशागति, जिसको हम द्विसंकर संकरण या डायहाइब्रिड क्रॉस से पढ़ते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस से पहले एक लक्षण आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब प्रभावी लक्षण की हम बात करते हैं तो प्रभावी लक्षण शुद्ध अवस्था में भी अभिव्यक्त होता है, संकरित अवस्था में भी अभिव्यक्त होता है। तो प्रभावी लक्षण अगर शुद्ध अवस्था और संकरित अवस्था दोनों में अभिव्यक्त होता है तो उसका जीनी प्ररूप ज्ञात करने के लिए हम जो क्रॉस करते हैं उसको परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस कहते हैं, और ये टेस्ट क्रॉस के माध्यम से हम लोग प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप ज्ञात करते हैं F2 पीढ़ी पर। टेस्ट क्रॉस जो है, टेस्ट क्रॉस में हम प्रभावी लक्षण को या प्रभावी जीनी प्ररूप को ज्ञात करने के लिए उसको अप्रभावी जनक से क्रॉस करते हैं। तो यदि प्रभावी जीनी प्ररूप शुद्ध होगा तो आपके पास रिजल्ट परीक्षण क्रॉस का सभी प्रभावी आएंगे, लेकिन अगर संकरित होगा प्रभावी जीनी प्ररूप, उसको आप अप्रभावी जनक से टेस्ट क्रॉस करेंगे तो अनुपात 1:1 आएगा। इसका मतलब एक संकर संकरण की F1 पीढ़ी का अगर आप परीक्षण क्रॉस करते हो एक संकर संकरण में तो अनुपात 1:1 आता है। अब हम द्विसंकर संकरण की बात करें डायहाइब्रिड क्रॉस की, तो द्विसंकर संकरण या डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 लक्षणों को एक साथ लिया जाता है, और मेंडल ने जो 2 लक्षणों का अध्ययन किया था वो बीज आकार और बीज रंग था। बीज आकार में प्रभावी होता है गोल, अप्रभावी होता है झुर्रीदार, और बीज रंग में प्रभावी होता है पीला और अप्रभावी होता है हरा। लेकिन याद ना बच्चों, फली का जो रंग होता है, पॉड का कलर होता है, उसमें प्रभावी होता है ग्रीन और अप्रभावी होता है येलो, लेकिन बीज के रंग में प्रभावी होता है पीला और अप्रभावी होता है हरा। तो मेंडल ने क्या किया था बच्चों, शुद्ध गोल और पीले बीजों को झुर्रीदार और
हरे बीज के साथ संकरित कराया। संकरित कराने पर F1 पीढ़ी में हमको पता है प्रभावी लक्षण अभिव्यक्त होगा, तो सभी के सभी पादप F1 पीढ़ी में गोल और पीले थे। फिर F1 पीढ़ी का स्वपरागन करते हैं। स्वपरागन करने पर जब F2 पीढ़ी प्राप्त होती है तो उनका लक्षण प्ररूप अनुपात 9:3:3:1 होता है। और इस लक्षण प्ररूप अनुपात के माध्यम से मेंडल अपना तीसरा नियम देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण पर आधारित है, इसका मतलब है यह तभी काम करता है जब कम से कम दो जीन्स दो अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित कर रही हो। तो स्वतंत्र अपव्यूहन यह कहता है कि जब यदि दो जीन्स जो दो अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित कर रही हैं, यदि वो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाती हैं, तो वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती और स्वतंत्र रूप से पुनर्योजित होती हैं। लेकिन यह नियम तभी काम करता है जब जीन्स अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाती हैं। तो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली जो जीन्स हैं वो स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती हैं। इसका मतलब स्वतंत्र अपव्यूहन का सबसे प्रमुख अपवाद जो होता है वो सहलग्नता या लिंकेज होता है। तो सहलग्नता या लिंकेज जो है वो स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद है, और सहलग्नता वो सभी जीन्स दर्शाती हैं जो सेम गुणसूत्र पर पाई जाती हैं। जो भी जीन्स अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाएंगी वो तो आपके पास स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाएंगी, लेकिन वो सभी जीन्स जो सेम गुणसूत्र पर पाई जाएंगी वो सहलग्नता या लिंकेज दर्शाएंगी। अब सहलग्नता जो शब्द है, लिंकेज जो शब्द है, वो मॉर्गन ने दिया था, और मॉर्गन ने अपने प्रयोग किए थे ड्रोसोफिला पर, फल मक्खी पर। ड्रोसोफिला पर प्रयोग करने के 5 प्रमुख कारण थे। सबसे पहले तो उसको कृत्रिम माध्यम पर आसानी से संवर्धित किया जा सकता है। दूसरा, उसका जीवन काल बहुत छोटा होता है 4 हफ्तों में उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। तीसरा, एक मैथुन से कई संतति प्रोड्यूस हो सकती है। चौथा, उनमें लैंगिक द्विरूपता होती है, नर छोटे होते हैं, मादाएं बड़ी होती है, फोटो में दे रखा है। और उनमें जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनको हम छोटे सिंपल सरल से माइक्रोस्कोप में अध्ययन कर सकते हैं। तो ये सभी कारण थे कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपने प्रयोग किए सहलग्नता पर। सहलग्नता जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं सहलग्नता वो सभी जीन्स दर्शाती हैं जो समान गुणसूत्र पर होती हैं। तो एक ही गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन्स शारीरिक रूप से भौतिक रूप से जुड़ी रहती हैं, और वो सहलग्नता दर्शाती हैं, जो स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद है। जो जीन्स बहुत पास पास होंगी उसमें अधिक सहलग्नता होगी, जिन जीन्स के मध्य दूरी ज्यादा होगी उनमें कम सहलग्नता होगी, और जिनमें कम सहलग्नता होगी, जो अधिक दूर होंगी, उनमें पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन देखा जाएगा। सहलग्नता में आपको हमेशा याद रखना है, जो जनक प्रकार हैं वो ज्यादा आएंगे और जो पुनर्योजक प्रकार हैं वो हमेशा कम आएंगे। तो जितना ज्यादा सहलग्नता होगी उतने ज्यादा जनक प्रकार होंगे और कम पुनर्योजक प्रकार होंगे। जितनी कम सहलग्नता होगी तो उसमें आपको ध्यान में रखना है पुनर्योजन थोड़ा बढ़ता जाएगा। अब हमारे पास सहलग्नता और रिकॉम्बिनेशन की हमने बात कर ली। उसके बाद 2-3 विशेष लक्षण आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्लियोट्रॉपी, जिसको कहते हैं बहुप्रभाविता। अब प्लियोट्रॉपी या बहुप्रभाविता में एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करती है। तो जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करती है तो उसको बहुप्रभाविता कहते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं प्लियोट्रॉपी। इसका सबसे कॉमन उदाहरण जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो फिनाइल कीटोन यूरिया दे रखा है। और उद्यान मटर में एक जीन होती है जो बीज आकार को और स्टार्च ग्रेन साइज को नियंत्रित करती है। तो जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करती है तो उसको प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। अब फिर हमारे पास आते हैं इसमें मेंडेलियन रोग या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन रोग का मतलब है, आपको हमेशा रहता है, वो सारे मेंडेलियन रोग कहलाते हैं जिनमें एक जीन में उत्परिवर्तन देखा जाता हो, एक जीन में उत्परिवर्तन देखा जाता हो, जो रोग वंशागति दर्शाते हो, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हो, और जो प्रभावी या अप्रभावी प्रवृत्ति दर्शाते हो, उन सभी को मेंडेलियन रोग कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिंग सहलग्न रोग पढ़ते हैं, यानी सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, और उसमें हम लोग एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग पढ़ते हैं। एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग का मतलब है उनकी जीन्स एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती हैं और वो शुद्ध अवस्था में ही अभिव्यक्त होंगे क्योंकि अप्रभावी है। तो एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग में हमारे पास हीमोफीलिया और वर्णांधता आता है। हीमोफीलिया जो होता है वो आपके पास एक रॉयल डिजीज भी कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि उसमें रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है, देरी से बनता है। और रुधिर का थक्का इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि रुधिर स्कंदन कारक 8 जो है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, उसकी कमी हो जाती है। क्वीन विक्टोरिया जो थी हमारे पास, वो इसके लिए वाहक थी, इसलिए इसको शाही रोग भी कहते हैं। और खून का थक्का नहीं बनता, खून बहता रहता है, इसलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस भी एक एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग होता है, और इसमें एक व्यक्ति जो रोगी व्यक्ति होता है वो लाल और हरे रंग के मध्य विभेदन नहीं कर पाता।
क्योंकि ये सारी बीमारियां एक्स सहलग्न होती है और अप्रभावी होती हैं, तो पुरुष हमेशा इसके लिए रोगी होते हैं, लेकिन महिलाएं सामान्यतः वाहक होती हैं। क्योंकि महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र प्रभावित भी हो जाए तो ऐसी महिलाएं रोगी नहीं होंगी, वाहक ही होंगी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, इसमें हमारे पास ऑटोजोमल रोग हैं, जिनकी जीन्स ऑटोजोम्स पर पाई जाती है, अलिंगी गुणसूत्र पर। ऑटोजोम्स रोगों की हम बात करें तो इसमें ऑटोजोमल अप्रभावी रोग भी होते हैं, ऑटोजोमल प्रभावी रोग भी होते हैं। ऑटोजोमल प्रभावी रोग का एक ही उदाहरण एनसीईआरटी में दे रखा है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। लेकिन ऑटोजोमल अप्रभावी रोग में आपको 3 याद रखने हैं, दात्र कोशिका आरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोन यूरिया। ये तीनों ऑटोजोमल अप्रभावी रोग होते हैं। सबसे पहले आता है सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऐसा ऑटोजोमल अप्रभावी रोग है जिसमें आरबीसीज जो हैं उनका आकार बायकॉन्केव से हंसी आकार का हो जाता है। हंसी आकार का इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला परिवर्तित हो जाती है। सामान्य हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के छठे स्थल पर ग्लूटामेट पाया जाता है, लेकिन एक बिंदु उत्परिवर्तन के कारण, पॉइंट म्यूटेशन के कारण, ग्लूटामेट के स्थान पर वलीन अमीनो अम्ल आ जाता है। और वलीन अमीनो अम्ल आ जाता है तो ऐसा हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन तनाव पर बहुलीकरण दर्शाता है और आरबीसीज हंसिया आकार के हो जाते हैं। तो यह सिकल सेल एनीमिया में बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन का कारण है, जिसमें डीएनए का क्रम सीटीसी से सीएसी हो जाता है, तो जीएजी का जो कोडॉन है वो जीयूजी में बदल जाता है, जो वेलिन को कोड करता है। नेक्स्ट आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक मात्रात्मक वंशागति रोग है। मात्रात्मक का मतलब है इसमें हीमोग्लोबिन की श्रृंखलाएं कम या ज्यादा बनती हैं। मतलब जो ग्लोबिन श्रृंखलाएं हैं अल्फा और बीटा, या तो उनकी मात्रा बढ़ जाती है या उनकी मात्रा कम हो जाती है। किस केस में? थैलेसीमिया के केस में। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा श्रृंखलाएं कम होती हैं, बीटा थैलेसीमिया में बीटा श्रृंखलाएं कम हो जाती हैं। यह मात्रात्मक रोग है और इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या वाचन प्रधार उत्परिवर्तन देखा जाता है। तीसरा रोग होता है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया एक ऑटोजोमल अप्रभावी रोग है जिसमें फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बनाने वाली जो एंजाइम होती है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, उसकी कमी हो जाती है। उस एंजाइम की कमी हो जाने के कारण अब जो फिनाइल एलेनिन है वो फिनाइल पाइरुवेट में परिवर्तित होता है। यह फिनाइल पाइरुवेट मस्तिष्क में जाकर एकत्रित होकर मानसिक दुर्बलता काज करता है और मूत्र में भी इसका उत्सर्जन देखा जाता है। तो यह फिनाइल कीटोन यूरिया है जिसमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है। अब ये जितने भी मेंडेलियन रोग हमने देखे, एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग देखे, ऑटोजोमल अप्रभावी प्रभावी रोग देखे, इन सबको अगर हम एक वंशावली में स्टडी करना चाहते हैं, एक पीढ़ी में या फैमिली हिस्ट्री में स्टडी करना चाहते हैं, तो वंशावली विश्लेषण होता है, पेडिग्री एनालिसिस होती है। पेडिग्री एनालिसिस में आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो स्क्वायर होता है वो पुरुष को दर्शाता है, जो गोले होते हैं राउंड वो महिलाओं को दर्शाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो मैरिज या मीटिंग होती है, लेकिन 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हो तो वो निकट संबंधित रिलेटिव्स के मध्य मैरिज दर्शाती है, कंसेंजीनियस मैरिज। अगर रोम्बस आकार है इसका मतलब लिंग ज्ञात नहीं है। अब वंशावली के द्वारा मेंडेलियन रोगों की जांच कर सकते हो, प्रभावी रोग पता कर सकते हो, अप्रभावी रोग पता कर सकते हो, ऑटोजोमल पता कर सकते हो और लिंग संलग्न रोग भी पता कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है बच्चों गैर मेंडेलियन रोग। गैर मेंडेलियन रोग में बेसिकली मतलब है गुणसूत्रीय विकारों की हम बात कर रहे हैं। गुणसूत्रीय विकारों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऐसे रोग हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है। तो गुणसूत्रीय विकार 2 प्रकार के होते हैं, या तो हम बहुगुणिता कहते हैं जिसमें गुणसूत्र के जोड़े बढ़ जाते हैं, 2n से 3n 4n 5n बहुगुणिता आती है, या असगुणिता या एन्यूप्लॉइडी आती है। बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी का कारण होता है कि जब कोशिका में केंद्रक विभाजन तो हो जाता है, लेकिन केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो पाता, तो बहुगुणिता आती है, पॉलीप्लॉइडी आती है। लेकिन एन्यूप्लॉइडी या असगुणिता तब आती है जब आपके पास समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं हो पाता। जब समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं हो पाता तो असगुणिता या एन्यूप्लॉइडी आती है, जिसमें अगर 2n-1 एक गुणसूत्र की कमी होती है तो उसको मोनोसोमी कहते हैं। 2n+1 एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है तो ट्राइसोमी होती है। 2 गुणसूत्र कम हो जाते हैं 2n-2 तो नलीसोमी, और 2n+2 टेट्रासोमी होते हैं। इसमें हमारे पास मोनोसोमी का एक उदाहरण एनसीईआरटी में 2n-1 मोनोसोमी का उदाहरण होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं को प्रभावित करता है और इनमें एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है। तो 44 ऑटोसोम्स होते हैं प्लस X0। X0 का मतलब है महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है। इस कारण महिलाएं बांझ हो जाती हैं, अल्प विकसित अंडाशय होते हैं और लैंगिक लक्षण कम विकसित हो जाते हैं। ट्राइसोमी के 2 उदाहरण एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और एक हमारे पास डाउन सिंड्रोम है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी ट्राइसोमी का उदाहरण है। इसमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाता है और यह पुरुषों को प्रभावित करता है।
तो पुरुषों का जीनी प्रारूप 44 ऑटोसोम्स होते हैं प्लस XXY आ जाता है, एक अतिरिक्त X गुणसूत्र। अतिरिक्त X गुणसूत्र के कारण ऐसे पुरुष बांझ होते हैं, स्टराइल होते हैं, और बांझ या स्टराइल तो होते हैं, और उसमें आपको ध्यान में रखना है गायनेकोमास्टिया होता है। मतलब पुरुषों में जब महिला लैंगिक लक्षण या स्तनों का विकास हो जाता है तो उसको गायनेकोमास्टिया कहते हैं, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का लक्षण है। उसके बाद आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें 21वें ऑटोसोम की अतिरिक्त कॉपी आ जाती है, महिलाएं पुरुष दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसके कई सारे लक्षण हैं। इसमें कद छोटा रहता है, चपटा और गोल सिर रहता है, मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है, जीभ बाहर की ओर निकली हुई रहती है, हथेली चौड़ी होती है, हथेली पे पाम क्रीज मिलती है, जन्मजात हृदय संबंधित रोग होते हैं, और शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकार देखे जाते हैं। ये सारे के सारे रोग, ये सारे के सारे सिम्टम्स या लक्षण डाउन सिंड्रोम के हैं। उसके बाद इसमें बच्चों एक लिंग निर्धारण की तकनीक भी आती है, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको ध्यान में रखना है कि जो भी गुणसूत्र लिंग निर्धारण में काम करते हैं उनको लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं, और बाकी गुणसूत्र को अलिंगिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं। इसमें हैंकिंग नामक के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1891 में एक्स गुणसूत्र की खोज की थी। अब लिंग निर्धारण के अलग अलग प्रकार हैं और उनके अलग अलग उदाहरण हैं। सबसे पहला जो लिंग निर्धारण प्रकार आता है उसमें XXXY आता है। XX महिलाएं होती हैं, XY पुरुष होते हैं। यानी पुरुष जो है वो XY होने के कारण अलग अलग प्रकार के युग्मक बनाएंगे। उनके युग्मक में X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है। पुरुष विषम युग्मी है। महिलाएं XX होती हैं यानी समयुग्मी है, हमेशा एक ही प्रकार का युग्मक में X ही देंगी। तो जो विषम युग्मजी पुरुष है या विषम युग्मजी नर है वही लिंग निर्धारण में काम करते हैं। XXXY लिंग निर्धारण में हमारे पास मानव उदाहरण आता है और ड्रोसोफिला उदाहरण आता है। फिर दूसरे प्रकार का लिंग निर्धारण होता है बच्चों ZZZW। ZZZW में उल्टा हो जाता है। इसका मतलब है यहां पे नर जो हैं वो ZZ समयुग्मी हो जाते हैं, और मादाएं जो हैं ZW वो विषम युग्मी हो जाती हैं। तो ZW मादाएं होती हैं, विषम युग्मी होती हैं, और वो लिंग निर्धारण में काम करती हैं। इस प्रकार का लिंग निर्धारण आपके पास पक्षियों में देखा जाता है, सरीसृप में देखा जाता है। तो बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में, मुर्गे में, इन सब में ZZZW प्रकार का लिंग निर्धारण है। तीसरे प्रकार का लिंग निर्धारण होता है XXX0। XXX0 में मादाएं तो XX हो जाती हैं समयुग्मी, और जो नर है X0 उसमें एक गुणसूत्र कम होता है, और एक गुणसूत्र कम होता है इसलिए लिंग निर्धारण में नर ही काम करते हैं। इस प्रकार का लिंग निर्धारण कीटों में देखा जाता है, ग्रास हॉपर और कॉकरोच में देखा जाता है। फिर एक विशेष प्रकार का लिंग निर्धारण होता है जिसको हम अगुणित और द्विगुणित लिंग निर्धारण कहते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, जो मधुमक्खियों में देखा जाता है। उसके अंदर जो नर होते हैं वो बिना निषेचन के बनते हैं इसलिए अगुणित होते हैं, और मादाएं जो होती हैं वो निषेचन के द्वारा बनती हैं इसलिए द्विगुणित होती हैं। तो मादाएं तब बनती हैं जब अंडे का निषेचन होगा, 2n होगा, तब मादाएं बनेंगी। और अगर अंडे का निषेचन नहीं होता है, अनिषेक जनन से नर बनते हैं। नर को द्रोण्स कहते हैं, वो जनन सक्षम होते हैं लेकिन हैप्लॉइड हैं। मादाएं दो प्रकार की होती हैं, एक श्रमिक या वर्कर्स होती हैं जो बांझ होती हैं, लेकिन क्वीन भी होती है जो जनन सक्षम होती है, 2n। इसमें जो 2n है उसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं, n अगुणित है नर, उनमें 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों यहां पर आता है बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बहुजनी वंशागति एक मात्रात्मक वंशागति का उदाहरण है जिसमें एक से अधिक जीन्स एक लक्षण को नियंत्रित करती हैं। तो जब एक से अधिक जीन्स एक ही लक्षण को नियंत्रित करती हैं तो उसको हम बहुजीनी वंशागति कहते हैं। इसका सबसे कॉमन उदाहरण है मानव में त्वचा का रंग और मानव में लंबाई। मानव में लंबाई या हाइट जो है उसको 3 जीन्स मिलकर नियंत्रित करती हैं, और मानव में जो त्वचा का रंग है उसको भी 3 जीन्स मिलकर नियंत्रित करती हैं। तो जब एक से अधिक जीन्स एक ही लक्षण को नियंत्रित करती हैं तो उसको बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।